तो कहानी की शुरुआत होती है एलिस को दिखाते हुए, जो कि एक सिंगल मदर है, जो कि अपने 2 बच्चों को, जिनके नाम रहमान और सारी है, उनके लिए दिन रात मेहनत करती है। हाल ही में एलिस के पति का देहांत हो गया था और अब पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। एलिस इतनी ज्यादा बिजी रहती है कि वो खाना बनाते हुए भी अपना काम ही करती रहती। अब एक दिन सारी अपनी माँ के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन एलिस के पास उसके लिए इतना वक्त भी नहीं होता। इससे सारी थोड़ी सी उदास हो जाती है और फिर वो अपने भाई रहमान के कमरे में जाती है, जहाँ पर एक अंधेरा कोना होता है और उस कोने में उसे एक शैडो नजर आती है, जो कि शायद सिर्फ उसका वहम था। अब रहमान, जो कि एक इम्पोर्टेंट गेम कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है, वो सारी के साथ खेलने से मना कर देता है। जब एलिस को ये बात पता चलती है तो वो गुस्से में रहमान को डांटती है और उसे मजबूरन सारी के साथ पार्क जाने के लिए कह देती है। अब पार्क में सारी के दोस्तों से मुलाकात होती है, जिसमें एक लड़के का नाम अर्ली था, जो कि थोड़ा सा प्रोमिनेंट है, मतलब कि काफी फेमस टाइप का है। रहमान के दोस्त भी पार्क में कंपटीशन प्रैक्टिस के लिए आते हैं और उनके नाम है शीला और रिंतो। अब सारी अपने दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक खेलने लगती है, जो कि इस मूवी का नाम भी है, यानी कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में। अब अर्ली डेन बनता है और सबको ढूंढने निकलता है। अब छुपते छुपाते सारी फिर से रहमान के पास चली जाती है और उससे ये कहती है कि वो उसको एक अच्छी जगह छुपने में हेल्प करे, लेकिन रहमान और शीला उसे डांट कर भगा देते हैं, क्योंकि वो लोग सीरियस प्रैक्टिस में बिजी थे। अब सारी फिर से उदास हो जाती है और अकेले ही छिपने निकल पड़ती है। कुछ ही देर के बाद में एक चौकीदार रहमान और उसके दोस्तों को चेतावनी देता है कि पार्क में शाम के बाद बच्चों को नहीं रुकना चाहिए। उसकी वार्निंग काफी अजीब सी थी, लेकिन अब वो बिना कुछ और कहे वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान सारी पार्क के एक पुराने और सुनसान घर के पास पहुंच जाती है और छुपने के इरादे से उसके घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर उसकी मुलाकात एक अजीब सी लेडी से होती है, जो कि सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। सारी उसके पास जाकर कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो छिपने में, लेकिन अचानक से वो लेडी एक बहुत ही भयानक और डरावना रूप लेती है और सारी को जिंदा निगल जाती है। जी हाँ, लिटरली निगल गई थी। खैर, अब शाम हो जाती है और सबको घर लौटना था। रहमान और उसके दोस्तों को सारी कहीं भी नजर नहीं आती। तभी अर्डी आकर बताता है कि सारी काफी देर से गायब है। अब जैसे ही अर्डी सबको बोलता है कि सारी गायब हो गई है, तुरंत ही सब उसको ढूंढने के लिए भाग पड़ते हैं और पहुंच जाते हैं उसी पुराने भयानक घर के पास में, जहां पर उस लेडी ने सारी को जिंदा निगल लिया था। लेकिन जब सब उस जगह को देखते हैं तो उनको ये बात समझ नहीं आती कि सारी उस घर के अंदर गई भी कैसे, क्योंकि कोई रास्ता तो दिख ही नहीं रहा था। अब मजबूरन सभी लोग वहां से लौट जाते हैं, लेकिन उनको आभास हो गया था कि कुछ तो गलत हुआ है। अब इसी बीच हम देख पाते हैं कि सारी को होश आता है और एक पुरानी डाइनिंग टेबल के पास में थी वो। उसके सामने एक अजीब सी क्रीपी सी लेडी बैठी होती है, जो कि उसके करीब आकर उसे खाना देती है। थोड़ी देर के बाद में टेबल पे 3 और बच्चे थे, जो कि बिना कुछ बोले ही खाना खाने में लग जाते हैं। वो औरत अपना नाम बताती है वेंडा। उसका कहना था कि वो इस घर में हर बच्चे का ख्याल रखती है। अब धीरे धीरे वेंडा सारी को अपनी मीठी मीठी बातों से मैनिपुलेट करती है और आखिरकार सारी उसका दिया हुआ खाना खा लेती है, जो कि उसे काफी पसंद आता है। लेकिन असली सच यही होता है कि वो खाना कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ था और जो बच्चे उसके साथ बैठे होते हैं वो इंसान नहीं, बल्कि भटकती हुई डिमोनिक रूहें थीं, यानी कि डिमोनिक आत्माएं। खैर, अब रात हो जाती है और पुलिस, एलिस, रहमान और कुछ और लोग पार्क के आसपास सारी को ढूंढने में लगे हुए थे। सभी परेशान और उदास थे। रिंतो और शीला भी अपने गिल्ट में डूबे हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी जिम्मेदारी भी थी सारी का ध्यान रखने की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ खाली ये दोनों नहीं, बल्कि एलिस और रहमान भी गिल्ट में थे। खैर, अब सारी जब कहीं पर भी नहीं मिलती तो एलिस और रहमान घर लौट आते हैं। रहमान अपनी माँ से सब कुछ बताता है कि ये सब एक दुर्घटना थी, लेकिन एलिस अपने दर्द और गुस्से में रहमान के ऊपर जोर से चिल्लाती है और डांटती है उसको। वो कहती है कि अगर सारी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। इसके बाद कहानी फोकस करती है अर्डी पर, एक अकेला लड़का जिसके माँ बाप अक्सर घर से बाहर ही रहते थे। अर्डी का घर भी उसके लिए सुकून भरा नहीं था। अब वापस से रहमान पर सीन आता है और रात के वक्त उसकी नींद खुलती है, क्योंकि उसकी खिड़की पर बार बार कोई दस्तक दे रहा था। जब वो देखता है तो उसका कैबिनेट खुद पे खुद हिल रहा था। फिर उसे खिड़की के बाहर एक झलक दिखाई देती है, वो भी सारी की, लेकिन वो नॉर्मल नहीं थी, डिमोनिक थी। अब अचानक सारी उसके पास आकर ढप्पा बोलती है, यानी कि हाइड एंड सीक वाली चीज। अब रहमान सोचता है कि सारी वापस आ गई है और वो उसका पीछा करता है, लेकिन सारी बार बार दिखकर गायब हो जाया करती। अब एक पल वो टेबल के नीचे दिखाई देती, लेकिन ऊपर कोई नहीं था। अब डरते डरते रहमान उसे ढूंढता है और एक विंडो के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर सारी खड़ी हुई थी। तब सारी उससे सीधा कह देती है कि मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं जहाँ हूँ वहाँ पर बहुत खुश हूँ, और फिर वो गायब हो जाती है। ये देखकर रहमान का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। अब अगला सीन शीला पर आता है। जब वो ब्रश कर रही होती है तो उसे अपनी माँ की आवाज आती है। जैसे ही वो चेक करने जाती है तो देखती है कि उसकी माँ बेड पर अजीब सी पोजीशन में थी, और तभी वो कहती है कि वो पार्क वाला घर वो खाली नहीं है, वहाँ पर एक डिमोनिक शक्ति रहती है। अब तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और जब शीला दरवाजा खोलती है तो उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि वहाँ पर उसके माँ बाप खड़े हुए थे। यानी कि जो अभी घर के अंदर थी वो कुछ और नहीं, बल्कि एक शेप शिफ्टिंग डिमोनिक एंटिटी थी, जो कि उसको डरा रही थी या फिर कुछ बताना चाहती थी।
खैर अगली सुबह एलिस गुस्से में रहमान से बात तक नहीं करती। रहमान इससे काफी उदास था, लेकिन उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन जाग उठती है। वो सारी को अब हर हाल में वापस लाना चाहता था। स्कूल में क्लास के दौरान रहमान को उस चौकीदार की वार्निंग याद आती है। उसके बाद वो रिसर्च करना शुरू करता है और उसको पता चलता है एक अर्बन लेजेंड के बारे में, जो कि था वेवे गोम्बेल। और इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक फिल्म को एक्सप्लेन किया है। इनकेस आपने मिस किया है जाकर देखिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिलेगा। आपको इस एंटिटी के बारे में और पता चलेगा। तो असल में वेवे गोम्बेल एक डिमोनिक विच या फिर स्पिरिट है, जो कि शाम के वक्त उन बच्चों को ले जाती है जो कि अपने घर में प्यार से वंचित रहते हैं, जिनको बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं मिलती। रहमान एक इमेज देखता है वेवे गोम्बेल की, और उस फोटो में कुछ मोमेंट होता है जैसे कि वो जिंदा हो। अब रहमान तुरंत ये बात रिंतो और शीला को बताता है। शीला इस चीज को सीरियसली लेती है, क्योंकि उसके साथ भी पैरानॉर्मल घटनाएं हो चुकी थी। शीला एक पुरानी कहानी जानती है उस हॉन्टेड घर के बारे में, जहाँ पर बच्चों को टारगेट करने वाली एक शक्ति रहती है। दोनों को शक होता है कि सारी को भी उसी ने ले लिया है। रिंतो भी इस चीज में कंट्रीब्यूट करता है। उसके हिसाब से वेवे गोम्बेल उन बच्चों को टारगेट करती है जो कि इमोशनली नेग्लेक्टेड रहते हैं, जैसे कि सारी, जिसे घर में बार बार इग्नोर किया जाता था, डांटा गया था, और इसी वजह से वो एंटिटी उसको अपना बना पाई। और आपको याद होगा कि सारी ने उसको कहा भी था कि मुझे छुपने में हेल्प करो। और एक और चीज ये भी थी कि वो उसको खाना भी दे रही थी। सो बेसिकली वो उसको अपनी दुनिया में ले जाकर उनकी देखभाल कर रही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं था, वेवे गोम्बेल सिर्फ बच्चों को किडनैप नहीं करती, बल्कि उन्हें सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रखती है। उसके बाद वो उनकी जान ले लेती है और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए अपने पास ही रख लेती है, जैसे कि वहाँ पर वो 3 बच्चे थे। मतलब कि अब सारी को बचाने के लिए उनके पास खाली 2 दिन का वक्त बचा हुआ था। अब जल्दी से रहमान, रिंतो और शीला ने फैसला कर लिया था कि वो उस डिमोनिक घर को एक्सप्लोर करेंगे। अब सभी अपना अपना जरूरी का सर्वाइवल गियर ले लेते हैं, फुल तैयारी के साथ जाते हैं ताकि वेवे गोम्बेल का सामना वो कर सके। तभी कहानी शिफ्ट होती है अर्ली की तरफ। अर्ली जो कि अकेला और तन्हा रहता था, बिना किसी को बताए उसी डिमोनिक घर के पास पहुंच गया था। वो सारी को ढूंढने लगता है, लेकिन अंदर से एक क्रीपी सी हंसी उसको सुनाई देती है। अब जब वो खिड़की से झांकता है तो देखता है कि सारी वेवे गोम्बेल के साथ बैठकर कुछ खा रही थी। डीमन का चेहरा देखते ही अर्ली का खून सूख जाता है और वो तुरंत भाग पड़ता है। तभी रात के अंधेरे में अर्ली टकरा जाता है रहमान, रिंतो और शीला से। वो उनको सब कुछ बताता है और ये बातें सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। फिर बिना वक्त गवाए चारों उस भयानक दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसते हैं और अर्ली अभी भी उनके साथ चलता है ताकि वो उस स्पॉट को दिखा सके जहाँ पर उसने सारी को देखा था। अब अंदर जाकर सब अलग अलग जगह पर छानबीन करते हैं। पहले तो उन्हें एक व्हाइट कपड़े से ढका फर्नीचर दिखता है, जो कि एक पल के लिए किसी भूतिया एंटिटी जैसा लग रहा था। फिर एक पल के लिए अर्ली को सारी दिखाई देती है और वो उसके पीछे भागता है। रहमान भी उसका पीछा करता है। अब बीच में रहमान को मिलती है एक पुरानी फैमिली फोटो, जिसके अंदर होती है वेंडा, उसका पति और उनके 3 बच्चे। और इंटरेस्टिंगली हमने वेंडा के साथ 3 बच्चों की ही स्पिरिट को भी देखा था। अब वही वेंडा जो कि पहले सारी को खाना खिला रही थी, और वही 3 बच्चे जिनके साथ सारी टेबल पर थी, असली में वो उनकी आत्माएं होती हैं। पर वेंडा का वेवे गोम्बेल से क्या कनेक्शन है, ये राज अभी खुला नहीं था। तभी ऊपर से भागने की आवाज आती है और रहमान सारी की आवाज सुनता है, जो कि हाइड एंड सीक खेल रही होती है, और वो उसे देखकर पीछे भागता है। इसी दौरान अर्ली एक क्रीपी कमरे में घुस गया था जहाँ पर अंधेरा छाया हुआ था। वो डर के मारे भागता है और रहमान से मिलता है। दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं और तब रिंतो को भी सारी की झलक दिखती है। जब वो उसके पीछे जाता है तो सारी गायब हो गई थी और उसे एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। अब रिंतो फ्लैशलाइट लेके घूमता है और दरवाजा बंद था। बाहर शीला मदद करने आती है, लेकिन जब वो विंडो से झांकती है तो उसे रिंतो दिखाई तक नहीं देता, जैसे कि वो किसी दूसरे डायमेंशन में हो। यानी कि ये पूरा घर ही एक अलग टाइप का घर था, जहाँ पर बाहर से कुछ था और अंदर एक अलग ही डायमेंशन चल रही थी। अब अंदर रिंतो को एक और दरवाजा दिखता है और वहीं से आती है डिमोनिक सारी की झलक, जिसको देखकर वो बेहोश हो जाता है। अब बाहर शीला को भी सारी दिखती है, जो कि एक कपड़े के नीचे छिप गई थी। जब शीला कपड़ा हटाती है तो उसके नीचे वो एक भयानक मॉन्स्टर में तब्दील हो गई थी। अब शीला इस चीज को देखकर डर जाती है और जान बचाकर भागती है। ऊपर रहमान और अर्ली एक बेडरूम में पहुंचते हैं, जहां पर वो फायर लैंप्स को जलाते हैं। वहां उनको एक डायरी मिलती है, जो कि वेंडा की डायरी थी, जिसके अंदर लिखा होता है कि उसका पति और बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे। अब तभी अर्ली बताता है कि उसके पापा उसे काफी मारते पीटते हैं और उसके पीठ पर चोट के निशान भी थे। तभी अचानक से छत टूट जाती है और एक इनविजिबल शक्ति अर्ली को खींच कर ले जाती है और रहमान उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। अब फिर रहमान के सामने सारी आ जाती है, लेकिन उसे पकड़ रखा होता है उसकी माँ एलिस ने। लेकिन रहमान समझ जाता है कि ये उनकी असली माँ नहीं है। जब वो वार्न करता है तब एलिस का रूप बदल जाता है और वो बन जाती है वेंडा। तब सारी वेंडा का एक हाथ पकड़ के उसकी उंगली तोड़कर उसे खा जाती है और ये सब देखकर रहमान के होश उड़ जाते हैं। वेंडा सारी को लेकर गायब हो जाती है और रहमान को कुछ भी समझ में नहीं आता। बेसिकली ये वेवे गोम्बेल ही कर रही थी। तभी उसको एक भयानक धमधम की आवाज आती है और रहमान उसके पीछे चला जाता है। रिंतो को भी होश आ
चुका था, लेकिन तभी एक ड्रॉर से वेंडा के क्रीपी बच्चे निकलने लगते हैं, वो भी एक एक करके। तीनों डिमोनिक बच्चे एक रिदम में उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और कहते हैं टिक टॉक। रिंतो भागता है और दरवाजा फाइनली खुल जाता है। अब बाहर उसे शीला मिलती है जो कि खुद भी डरी हुई थी। शीला बताती है कि थोड़ी देर पहले उसने किसी आदमी को मदद के लिए बुलाया था, पर वो उसकी चीख सुनकर भाग गया। सबको समझ आ जाता है कि वो इस घर में फंस चुके हैं। अब ऊपर रहमान पहुंच जाता है उस धमधम की आवाज के सोर्स तक, और तब उसके सामने आती है वेवे गोम्बेल, एक भयानक, मोटी और डरावनी एंटिटी जिसने की अल्डी को पकड़ कर रखा हुआ था। और फिर वो अपना मुंह खोलकर अल्डी को जिंदा निकल जाती है, वो भी एक बार में, जैसे कि उसने सारी के साथ किया था। अब ये सब देखकर रहमान की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है। उसके पैर जैसे जमीन में जम से गए थे, क्योंकि उसके सामने एक ऐसी शैतानी शक्ति खड़ी हुई थी जिसको रोकना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। तभी अचानक से वेवे गोम्बेल उसके बिल्कुल पास आ गई थी, और डर के मारे होता यह है कि रहमान सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अब शीला और रिंतो तुरंत उसके पास पहुंचते हैं और उसको संभालते हैं। दोनों का ये कहना था कि इस घर में जो कुछ भी उन्होंने देखा है उसके बाद उन्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। रहमान भी उनकी बात से सहमत होता है और बताता है कि इन सब के पीछे सिर्फ एक ही शैतानी रूह है, जो की है वेवे गोम्बेल। फिर अचानक से उन्हें सारी की आवाज सुनाई देती है और तीनों दोस्तों का रुख उस कमरे की तरफ हो जाता है जहाँ पर आग लगी थी। वहीं पे तीनों मिलकर तय करते हैं कि एक आखिरी बार सारी को ढूंढने की वो कोशिश करेंगे, और अगर इस बार उनको सारी नहीं मिलती तो वो किसी से हेल्प लेने चले जाएंगे। अब तभी रिंतो को एक बार फिर से सारी की झलक दिखती है, लेकिन जैसे ही वो गायब होती है तो हवा में एक काली चुन्नी उड़ती है। वो चुन्नी धरती पर गिरते ही बदल जाती है वेंडा और उसके 3 डिमोनिक बच्चों में। अब रहमान हिम्मत करके वेंडा से पूछता है कि तुम हो कौन। वेंडा अपना नाम बताती है और कहती है कि सारी को वापस देना उसके बस में नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी उससे इतना प्यार नहीं करता जितना मैं करती हूँ। अब तभी सारी भी वेंडा के पास आ जाती है, और जब उससे ये पूछा जाता है कि क्या वो घर जाना चाहती है तो सारी इसके लिए साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उसके कहने के मुताबिक घर पर कोई भी उसके साथ खेलता नहीं था, ना ही उसका भाई ना ही उसकी माँ, लेकिन वेंडा उससे काफी प्यार करती थी। अब रहमान ये सुनकर काफी टेंशन में आ गया था, लेकिन तभी रिंतो याद दिलाता है कि ये सिर्फ सारी की रूह है, उसका असली शरीर अभी भी कहीं पर छुपा हुआ होगा। अगर उन्हें सारी को वापस लाना है तो पहले उसका शरीर ढूंढना पड़ेगा। गुस्से में रहमान वेंडा से कहता है कि अपना असली रूप वो दिखाए, और बस तभी वेंडा बदल जाती है वेवे गोम्बेल में, और ये देखकर सबके होश उड़ गए थे। रहमान एक कुर्सी उठाकर वेवे गोम्बेल पर वार करता है, पर उसका कोई भी असर नहीं होता। रिंतो मदद के लिए एक छुरी लेकर आता है और वेवे गोम्बेल की गर्दन में घुसाता है। वहाँ से खून निकलता है, पर वेवे गोम्बेल नहीं खत्म होती। उसका काला खून रिंतो के मुंह में चला जाता है, जिससे कि रिंतो को उल्टियां होने लगती हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर वेवे गोम्बेल रहमान को उठाकर जमीन पर पटक देती है। इससे वो बेहोश हो गया था और वो एक विजन में चला जाता है, जहाँ पर उसे पूरी कहानी का पता चलता है, राज का पता चलता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। असल में वेंडा एक समय पर माँ थी जो कि अपने पति से प्यार करती थी, लेकिन उसके पति को शक था कि बच्चे उसके नहीं हैं। गुस्से में वो वेंडा और उनके बच्चों को मारने लगता है। आखिर में वो वेंडा के चेहरे पे गर्म चाय फेंक कर घर छोड़ देता है। अब अकेली और टूटी हुई वेंडा जहर देकर अपने बच्चों को और खुद को खत्म कर लेती है, और खत्म होने से पहले वेवे गोम्बेल को बुलाकर कहती है कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। उसी दिन से वेवे गोम्बेल, वेंडा की आत्मा और उनके बच्चे इस घर में बंद हो गए। सो बेसिकली हुआ ये है कि वेंडा की आत्मा को और बच्चों की आत्मा को वेवे गोम्बेल ने कंज्यूम कर लिया था, जहाँ पर ये सभी काफी अच्छे से और खुशी से रह रहे थे। अब रहमान जागते ही देखता है कि वेवे गोम्बेल हाइड एंड सीक खेलने के लिए गिनती गिनना शुरू कर चुकी थी। वो 3 दोस्तों को ढूंढने के लिए पूरे घर में एक सांप जैसा रूप लेकर घूमती है और शीला को पकड़कर उल्टा लटका देती है। रहमान और रिंतो उसे बचाने पहुंचते हैं और मुश्किल से शीला को बचाते हैं। रहमान अब काफी थक गया था और उसने हार मानकर सारी को आवाज लगाई, उससे माफी मांगी उसे इग्नोर करने के लिए। उसने बताया कि उनकी माँ एलिस दिन रात उसके लिए दुआ करती है, रोती रहती है, और वो ये कहता है कि हो सकता है कि वेवे गोम्बेल ने उसका ध्यान रखा होगा, लेकिन वो कभी माँ जैसा प्यार नहीं दे पाएगी। ये बात सुनते ही वेवे गोम्बेल को उल्टी होने लगती है, क्योंकि उसका श्राप सिर्फ उन्हीं बच्चों पे लगता था जिनके घर वाले उनसे प्यार नहीं करते, लेकिन सारी से सब प्यार करते थे। पर अब जब रहमान ने प्यार साबित कर दिया था तो वेवे गोम्बेल मजबूर हो गई और उसने सारी को छोड़ दिया, यानी कि उसकी स्पिरिट को आजाद कर दिया था, और शीला भी बच गई। अब रहमान अपनी बहन सारी को गले लगाता है। अब 3 दोस्त डर छोड़कर खड़े हो जाते हैं और वेवे गोम्बेल उनकी हिम्मत देखकर डर से कांपने लगती है। आखिरकार वो भस्म हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेवे गोम्बेल चली गई, उसने बस सारी को छोड़ा था। अब कहानी के अंत में रहमान, रिंतो, शीला और सारी घर के बाहर आ जाते हैं और सारी अपनी माँ एलिस के गले लग जाती है, और आखिरकार एक परिवार फिर से जुड़ गया था, बच गया था। पर दोस्तों, अल्डी इस मूवी में खत्म हो जाता है। हमें बताया जाता है कि क्योंकि अल्डी का परिवार उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता था और वो बहुत ज्यादा अकेला लड़का था, इसलिए वेवे गोम्बेल उसे अपने साथ ले जाने में सक्सेस
सक्सेसफुल हो गई। और इतना ही नहीं, अल्डी के पेरेंट्स को फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो गायब हो चुका है, क्योंकि वो उससे प्यार करते ही नहीं थे। तो शायद अल्डी वेवे गोम्बेल के साथ ही ज्यादा खुश रहेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर एक बार वो बच्चों की स्पिरिट को कंज्यूम करती है तो जो इंसानी शरीर होता है वो खाली 2 या 3 दिन तक जिंदा रहता है। अगर तब तक प्यार साबित करा नहीं गया या फिर स्पिरिट वापस शरीर में नहीं गई तो वो परमानेंटली खत्म हो जाते हैं और हमेशा से वेवे गोम्बेल की दुनिया में ही रह जाते हैं। खैर, इसके बाद में रहमान, सारी और एलिस काफी खुश रहते हैं और अब वो उसके साथ खेलने से कभी भी मना नहीं करता था और एलिस भी अपनी बेटी को पूरा टाइम देती थी। लेकिन तभी हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन को देख पाते हैं। एक रात को रहमान को सुनाई देता है कि किचन में से आवाजें आ रही हैं। रहमान जाकर चेक करता है और उसको मिलता है फ्रिज खुला हुआ, जहाँ पे सामान फैला हुआ था। और जैसे ही रहमान फ्रिज बंद करता है तो उसे मिलती है सारी, जिसकी आंखें बहुत ही ज्यादा अजीब सी हो गई थी, डिमोनिक हो गई थी। मतलब कि उसके अंदर अभी भी वेवे गोम्बेल का कुछ हिस्सा था, यानी कि वो वेवे गोम्बेल को अपने अंदर लेकर आ गई थी। जो कि ये एक्सप्लेन करता है कि अगर उसके साथ कभी फिर से कोई भी नेग्लिजेंस होती है तो वेवे गोम्बेल फिर से आ जाएगी, उसको उठाकर ले जाएगी। और बूम, इसी के साथ में हाइड एंड सीक यानी कि पिताक उम्पेट फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती।